नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी वाले में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसों को बचाना चाहिए। अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो जो आप कमाते हैं उसका थोड़ा बचा करके रखें, यानी कि बचत करने की आदत हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। और इसका उदाहरण होता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को पिगी बैंक देते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि किस तरीके से बचत करनी चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि बैंक में रखा हमारा धन सुरक्षित है और वो मुसीबत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, ये जो सपने हमने देखे हैं वक्त आने पर उन्हें पूरा करेंगे, उसमें काम आएगा। लेकिन क्या बैंक में वाकई हमारा धन सुरक्षित है? आज के विषय पर हम इसी विषय पर बात करेंगे आज के एपिसोड में, और इसमें मदद करेंगे हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी। राजीव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि अपने दर्शकों को मैंने आज का विषय साझा कर लिया है और हम चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम बात करें, ये समझें कि बैंक को लेकर के जो मान्यता है, जो हम जानते हैं समझते हैं कि बैंक में हमारा धन सुरक्षित है, लेकिन क्या कुछ इसके नियम हैं? क्या वाकई हमारा धन सुरक्षित है? हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, हमारा, आपका और सभी का ये मानना होता है कि हमने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा है ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। मतलब हमारे पैसे बिल्कुल वहां पे सुरक्षित है और जितना जमा है उतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। हालांकि उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नियम यह है कि जो भी पैसा आपके बैंक में जमा है, अगर वो बैंक किसी भी रीजन से अगर वो डिफॉल्ट होता है तो उस केस में आपको सिर्फ वो बैंक 5 लाख रुपए ही वहां से आपको मिलेगा। आपकी जमा राशि कितनी भी हो, अगर जमा राशि आपकी 50 लाख है तब भी 5 लाख रुपए भी मिलेगा, अगर 15 लाख है तब भी 5 लाख, और 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा। 5 से अगर कम होता है तो उतना ही मिलेगा। और बहुत बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 लाख है, उस कुछ समय पहले ये धनराशि और भी कम थी, 1 लाख थी, और शायद अब इसे बढ़ाया गया है। यानी कि ये वाकई में ये बात है कि आपको जरूरी नहीं कि जितना आपका धन है वो मिले। नियम क्या है ये बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि देखिए, तो अभी ये कुछ महीने पहले ही सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, विधेयक पारित किया कि ये जो अब जमा राशि है, बैंकों में जो जमा राशि है उस पे वो 5 लाख का सुरक्षा देगी। पहले ये जो रकम था वो 1 लाख रुपए ही होता था। अब ये बात है कि अगर हमारे पास, मान लीजिए कि अगर एक बैंक में अगर हम 5 लाख रुपए है तो हमारा 5 लाख रुपए वहां से तो सुरक्षित है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो वो पैसा सुरक्षित नहीं है। ये उस केस में है कि अगर बैंक डिफॉल्ट करता है, डिफॉल्ट यानी बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बैंकें, सरकार जो भी रही हो, सरकार ये सिचुएशन आने नहीं देती है कि बैंकें दिवालिया हो। लेकिन ये नियम जानना भी हमारे, आपके और दर्शकों के लिए भी, और जितने भी बैंक में जो खाता धारक है उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर हमें कहीं ना कहीं लेकिन किसी न किसी तरीके का तो अश्योरेंस मिलता है जिसके चलते हम बैंकों में अपना धन, पूरी की पूरी जमा पूंजी है वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जमा करते चले जाते हैं। आखिर ये अश्योरेंस, ये जो हिदायत है, ये जो वादा है, ये हमें कौन देता है कि हमारा धन सुरक्षित है? देखिए, तो ये जो हमारी जो राशि जमा होती है बैंकों में, जो जितने भी खाते हैं होते हैं और उसमें जो भी पैसे जमा होते हैं, तो बैंकों के इस खातों का भी इंश्योरेंस होता है। अभी इंश्योरेंस कौन करता है? तो इस संस्था का नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब ये, इसका ये नियम है, शॉर्ट में हम उसको DICGC बोलते हैं, जो आरबीआई की ये पूर्ण, जो मतलब ये फुल्ली उनकी ओन ये कंपनी है, मतलब ये निगम है जो आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। और यही जो निगम है जो हमें हमारे पैसों की गारंटी देती है कि आपका 5 लाख रुपए तक ये पैसा सुरक्षित है। चाहे बैंक अगर किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे कई सारे विदेशी बैंक भी हैं जिनकी शाखा हमारे यहाँ पे इंडिया में है, तो कोई भी बैंक अगर ये डिफॉल्ट करता है तो ये निगम हमको ये गारंटी देता है, ये कॉर्पोरेशन जिसका नाम DICGC है, ये हमें गारंटी देता है कि आपको 5 लाख रुपए तक तो मिलेगा ही मिलेगा। और पहले, कुछ महीने पहले तक, जैसा कि हमने बताया कि सरकार ने अगस्त 2021 में ही ये विधेयक पारित किया कि ये 5 लाख जो इंश्योरेंस की रकम है वो 5 लाख रुपए बढ़ गई है। उसके पहले इसका जो मूल्य था वो 1 लाख रुपए, मतलब जो सुरक्षा की जो राशि थी वो 1 लाख रुपए ही था। बिल्कुल। तो DICGC जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में आपने ये भी जिक्र किया कि जो खाते हैं इनका भी इंश्योरेंस कराया जाता है।
इसके बारे में कुछ जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, तो जितने भी बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हैं, चाहे जो विदेशी बैंकों की भी शाखाएं यहाँ पे इंडिया में होती हैं, तो इन सारे बैंकों के लिए ये कंपलसरी होता है कि इनके जितने भी खाता धारक हैं, उन खाता धारकों के अकाउंट के हिसाब से, उनके पैसे के हिसाब से, और ये इनको इंश्योरेंस, जो भी ये संस्था है जो DICGC है, इनके यहाँ एक कंपलसरी इनको इंश्योरेंस कराना ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बैंक ये नहीं कह सकता है कि हम जो जमा राशि का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, उसको कराना ही कराना है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस पे जो भी प्रीमियम आता है, वो प्रीमियम बैंकों के द्वारा ही दिया जाता है। मतलब खाता धारक या जो बैंक के जो कस्टमर ग्राहक होते हैं, उनके ऊपर ये प्रीमियम का कोई भी बोझ नहीं डाला जाता है। तो ये सारे के सारे प्रीमियम का जो वहन होता है वो बैंकें करती है, और बैंकों के लिए कंपल्शन है कि उनको ये कराना ही कराना है। और बिल्कुल, तो बैंकों के लिए कंपल्शन है कि उनको ये कराना ही कराना है। लेकिन अगर निगम की बात की जाए तो ये जो भरोसा है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जो ये हिदायत दी जाती है, इस बात को दावा किया जाता है कि आपका धन पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर कितना भरोसा किया तो देखिए, ये जो निगम है, जो DICGC जो निगम है, ये जैसा कि हमने बताया है कि RBI के फुल्ली कंट्रोल में रहता है। मतलब RBI इसको गवर्न करता है, और RBI को गवर्न कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो जो भारत सरकार, जो वित्त मंत्रालय, जो RBI कह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे तो हमें मतलब हमें यकीन करना ही होगा कि जो सरकार कह रही है वो सरकार सही कह रही है। और हालांकि देखिए, इसमें देखा गया है कि कई सारे बैंक के जो, हालांकि जो बड़े जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनकी जो डिफॉल्ट, तो आजकल अब तक कोई ऐसी सूचनाएं नहीं है अपने पास कि जो डिफॉल्ट हुआ और वहां पे कुछ ना हुआ। लेकिन छोटी छोटी बैंकें हैं जो कई सारे डिफॉल्ट हुई हैं और वहां से लोगों की रकम वापसी हुई है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो भी निगम है, यहाँ पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये RBI, वित्त मंत्रालय, सरकार, इन सब के कंट्रोल में काम करती है। तो वहां पे आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि जो ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस मिल रहा है जो आपके बीमा पे, वो बिल्कुल सही है। तो RBI का सीधा नियंत्रण होता है इस निगम पर, ये क्या कहा जा सकता है? अगर हाँ, तो कितना नियंत्रण होता है? क्योंकि RBI के नियंत्रण में तो काफी कुछ है। जी बिल्कुल, देखिए, ये RBI के नियंत्रण में पूरी तरह से है जो भी निगम है। हालांकि ये एक अलग बॉडी है जो खाली ये इंश्योरेंस का काम देखती है, जो बैंकों में जो जमा राशि है उसका इंश्योरेंस का काम देखती है, और उसके जो अगर इनके जो भी अगर वहां पे कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसके जो भी दावे किए जाते हैं, उसके निपटान और उसके जो भी भुगतान का काम ये संस्था करती है। तो लेकिन आप देखिए, अगर ये संस्था में एक चीज मैं आपको और भी बताता हूं, अगर मान लीजिए कभी कोई अगर इसमें जाता है, वहां से अगर किसी को कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसकी जो शिकायत है वो RBI को कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि RBI इसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपको वहां से कोई तकलीफ है तो आप इसका कंप्लेन आप RBI में भी कर सकते हैं। यानी कि आप बैंक से भी अगर कोई किसी तरह की हमें दिक्कत है, तकलीफ है, या हमें लग रहा है कि नियम के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो इसकी कंप्लेन RBI में की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये तो RBI क्या होता है कि सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो कोऑपरेटिव है, चाहे वो सरकारी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है, इस सब सारे बैंकों को RBI ही गवर्न करता है। तो जो भी पैसे के लेन देन या इसके अलावा जो भी देखिए, जो NBFC कंपनियां होती है, तो जहां पे भी पैसे का लेन देन है उसमें RBI का रोल तो होता ही है। उसके बिना तो कोई भी काम नहीं चलता। और RBI जो है वो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, तो बैंक में यानी कि पैसा हमारा पूरी तरह से सुरक्षित है। और क्या कुछ परिस्थितियां होती हैं अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है, तब भी हमारा 5 लाख तक का धन, आपने जैसा कि बताया कि असुरक्षित है। ये तो बात हो गई बैंक की तरफ से, लेकिन हमारी ओर से एक खाता संचालक जो है उसकी तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरतने की या नियम है जिनका पालन किए जाने की जरूरत है? क्या खाता धारक की किसी गलती की वजह से भी धन असुरक्षित स्थिति में आ सकता है? देखिए, खाता धारक की तो इसमें गलती हम नहीं कह सकते। अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होता है तो उसमें जो भी अकाउंट होल्डर है, खाता धारक है, उसकी तो कोई गलती है ना। बैंक का मैनेजमेंट और इसके लिए बाकी चीजें जिम्मेदार होती हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज ये कहता हूं कि अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसमें 5 लाख तक ही जो आपका जो जमा राशि है वो सुरक्षित रहता है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी के पास 15 लाख रुपए हैं और उसने एक खाते में 15 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, तो अगर देखिए, हम लोग बात करें, अगर वो बैंक डिफॉल्ट होता है तो उनको क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए ही मिलेगा। जी जी। अगर देखिए, अगर जैसे एक बैंक है, एक बैंक के कई सारे शाखाएं होती हैं,
जैसे कि मान लीजिए कि एक ही शहर में मल्टीपल शाखाएं होती हैं या अलग अलग शहरों में भी शाखाएं होती हैं। तो अगर हमारा एक बैंक में ही कई सारे अकाउंट है, अलग अलग शाखा में हम देखिए अकाउंट को कितने भी खोल सकते हैं, तो अलग अलग ब्रांच में हमारे अगर एक ही बैंक के अलग अलग शाखाओं में हमारा अकाउंट है तो वो एक ही माना जाता है। अगर मान लीजिए आपने 3 अकाउंट, जैसे स्टेट बैंक में अगर आपने 3 अकाउंट खोल रखा है और तीनों में 5 लाख रुपए जमा है आपको, तो जब ये पैसा आपको मिलेगा, जब अगर इस ऐसे मान लीजिए बैंक डिफॉल्ट करता है तो वहां पे सिर्फ आपको 5 लाख ही मिलेगा, मतलब आपको वहां उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही हमने मान लीजिए कि 3 बैंकों में, जैसे बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, 3 बैंकों में अलग अलग अकाउंट है, तो आपको तीनों से 5 लाख रुपए मिलेगा। जी, एक बेहतर तरीका है अलग अलग बैंकों में भी, यानी कि अगर हम धन रखते हैं तो ये ज्यादा हमारा धन सुरक्षित रहेगा। देखिए, बैंक अगर डिफॉल्ट हो जाता है, हालांकि अब तक इस तरीके का कोई भी डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई भी खाता धारक की ओर से की जा सकती है? देखिए, एक तो पहला ये है कि जो भी अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो जो खाता धारक है उनको ये रूट पहले अपनाना चाहिए, क्योंकि ये रूट जो है वो आसान दिखता है, क्योंकि आप वहां पे कंप्लेन करके या फिर जो अपने जो चीजों को आगे कागजी कार्रवाई करके आप पैसा वहां से ले सकते हैं। दूसरा ये भी रहता है कि आप कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना मतलब ये है कि आप बैंक के खिलाफ आपने कोर्ट चले गए और जो भी वहां पे कानूनी कार्रवाई है वो आपने शुरू कर दिया। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हालांकि ये विकल्प भी है कि आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मतलब बेटर पहला जो विकल्प है वो ज्यादा आसान है। लेकिन अगर किसी का पैसा बहुत ज्यादा फंसा है तो वो तो इन चीजों का इंतजार में रहेगा नहीं। अगर किसी के 50 लाख के बदले 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो हमें लग रहा है वो कानूनी कार्रवाई के लिए ही जाएगा। जी, देखिए, हम सभी जानते हैं ये सिचुएशन भी एकदम सामने है कि अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो मात्र 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे। बावजूद इसके हमारा भरोसा पूरी तरीके से बना हुआ है बैंक पर, क्योंकि इस तरीके के अब तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं, इस तरीके का कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला है। ठीक इसी तरह आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे डाटा भी हैं जिससे हम ये जान सकें और समझ सकें कि बैंक में हमारा खाता कितना सुरक्षित है, किस किस तरह के कितने खाते कितने प्रतिशत सुरक्षित होते हैं? देखिए, तो बिल्कुल हमारे पास देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये निगम है जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं DICGC, अगर हम इसके वेबसाइट पे जाएं तो ये सरकारी आंकड़े हैं। तो वहां पे वेबसाइट पे हमें बताया गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मतलब जो खाते हैं, जो नंबर ऑफ खाते हैं, देखिए 2 तरह से डेटा को बताया गया है कि नंबर ऑफ खाते मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं और उसमें जमा धनराशि कितनी है। तो अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ये जो वेबसाइट है ये हमें ये बता रहा है कि हमारे जो खाते हैं 98 मतलब 98.1% जो खाता है वो वहां पे पूर्णतः सुरक्षित है। और अगर हम देखें तो 1.9% मतलब तकरीबन जो 2% अकाउंट्स हैं जिनकी धनराशि पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो ये हमने बात की नंबर ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। अगर हम ये बात करें अमाउंट के ऊपर, अगर हम जमा धनराशि के ऊपर आ जाए तो वहां पे ये जो मामला तकरीबन 50-50 का लग रहा है। मतलब इसमें ये वेबसाइट के हिसाब, ये वेबसाइट हमें बता रही है कि 50.9 मतलब तकरीबन 51% जो अमाउंट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और 49.1% जो अमाउंट है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, मतलब वो अंशतः सुरक्षित है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बैंकों में कुल जमा धनराशि जितनी है तो उसका आधा पैसा सुरक्षित है और आधा मतलब पूर्णतः सुरक्षित है और आधा जो है अंशतः सुरक्षित है, मतलब 5 लाख रुपए तक। और एक डेटा के हिसाब से ये बताया जाता है कि बैंकों में तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए जमा धनराशि है। बिल्कुल, देखिए, अगर यही जिस तरीके से एक सलाह है कि ज़्यादा से कम नुकसान किया जा सके, इसको लेकर के क्या सलाह देंगे? जैसा कि आपने बताया कि अगर हमारे अलग अलग बैंकों में खाते होते हैं तो ऐसी स्थिति होने पर कहीं ना कहीं नुकसान कम होगा, हमने इस बात को समझा है। और क्या टिप्स, क्या सलाह? देखिए, एक तो ये है कि हम अलग अलग, जैसे आपको अगर एक आदमी के नाम पे ही अकाउंट खोलना है तो आप अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाते खोल सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपके घर में जो फैमिली मेंबर है आप उनके नाम से, जैसे अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम से अलग अलग आप अकाउंट खोलेंगे तो वो हर अलग अलग इंडिविजुअल हो गया। तो अगर किसी के पास 20 लाख रुपए है और उनके घर में 4 लोग हैं तो उन्होंने 4 के नाम से अलग अलग खाते खोल के अगर 5-5 लाख रुपए उसमें जमा है तो 4 अलग अलग अकाउंट्स हैं, तो मतलब चारों पे आपको 5-5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसमें जैसे बैंक्स में हमारा
सेविंग अकाउंट भी होता है, बैंक्स में हमारे फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो जब हम ये क्लेम करते हैं, क्लेम करने के टाइम पे जैसा कि हम लोग बात करें कि 5 लाख रुपए ही यहाँ पे सुरक्षित है, तो अगर किसी का मान लीजिए 4 लाख का फिक्स डिपॉजिट है और 3 लाख उसके आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ, तो पूरी रकम कितनी हुई? 7 लाख। 4 और 3 7 लाख। लेकिन अगर ये बैंक डिफॉल्ट होता है तो उसको 5 लाख ही मिलेगा। मतलब आपको एक बैंक में आपके एक अकाउंट में, एक अकाउंट नहीं कह सकते, एक अकाउंट होल्डर के नाम पे जितने भी पैसे जमा हैं उसको एक ही माना जाता है और उसको एक साथ ही माना, वहां पे वो जब भी क्लेम करेंगे तो दावे का सेटलमेंट वैसा ही होगा। जी देखिए, बहुत सारी जानकारियां ऐसी जो हमने आपके लिए जुटाई हैं, आप तक पहुंचाई है, लेकिन यकीन मानिए ये सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनी वाले देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं कि बैंकों में हमारा पैसा कितना सुरक्षित है या फिर किस तरीके से हम इसे और भी सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपने फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी से बातचीत करें। राजीव सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने एक टिप्स दी, एक सलाह दी कि किस तरीके से अगर बैंक डिफॉल्ट होता है तो अपने नुकसान को कम किया जा सकता है। अगला सवाल कुछ इसी से जुड़ा हुआ, क्या एक ही बैंक में अगर एक ही अकाउंट होल्डर के अलग अलग खाते हों तब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, ये बिल्कुल हम लोगों ने, ये बिल्कुल सही आपने दोबारा प्रश्न पूछा है कि अगर एक ही, जैसे देखिए एक कोई भी बैंक है, जैसे हमने स्टेट बैंक का नाम लिया, तो स्टेट बैंक के एक ही शहर में तमाम अलग अलग शाखाएं होती हैं या फिर अलग अलग शहरों में उसके अलग अलग शाखाएं हैं। तो कहीं पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक आदमी कोई एक ही खाता होगा, एक ही खाता वो खोल सकता। हम एक बैंक में एक से ज्यादा खाता खोल सकते हैं जी, अलग अलग ब्रांचों में या सेम ब्रांच में भी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक ब्रांच में अगर आपके एक से ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स है, मतलब मोर देन 1 नंबर ऑफ अकाउंट्स है, तो उसको जब बैंक डिफॉल्ट करता है तो जब भी दावे का भुगतान होगा आपको, जैसे आपकी जो राशि है वो 5 लाख तक ही सुरक्षित है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अगर अलग अलग अकाउंट के पूरी रकम को जोड़ के उसको एक ही माना जाता है। अगर किसी के 3 अकाउंट है और तीनों को मिला के अगर मान लीजिए उसमें 8 लाख रुपए हैं, तो जब ये क्लेम होगा तो क्लेम के हिसाब से उसको 5 लाख रुपए ही मिलेगा। मैं इसको एक एग्जांपल और बता रहा हूं। देखिए इसमें हम क्या, ये नियम क्या कहता है कि इसमें आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी जो रकम है 5 लाख से कम है तो आपको 5 लाख मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी के 3 खाते हैं और तीनों में जो जमा राशि है तीनों में मिला के 1.5 लाख रुपए है, तो आपको 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा। लेकिन अगर तीनों में मिला के 15 लाख है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। तो आपको जो मैक्सिमम है वो 5 लाख मिलना है, और अगर आपको 5 से कम है तो उतना ही मिलेगा। साथ में देखिए, अब ये सेविंग बैंक हो गया। दूसरा ये कि अगर जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि अगर इसमें कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो सारे एक बैंक में आपकी जितनी भी रकम है सबको टोटल करके अगर वो 5 लाख से ऊपर हो रहा है तो 5 लाख ही मिलेगा आपको, और अगर 5 से नीचे हो रहा है तो उतनी ही रकम मिलेगी आपको जितनी एक्चुअल है। यानी कि कितना भी आपके फिक्स डिपॉजिट हो, अकाउंट्स हो, एक व्यक्ति को 5 लाख तक का ही भुगतान किया जाएगा। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी बिल्कुल, एक खाता धारक को 5 लाख से ज्यादा का भुगतान नहीं है। अगर हमारे फैमिली मेंबर में जैसे अगर 4 लोग हैं, चारों के नाम से अलग अलग अकाउंट है, तो उनको अलग अलग भुगतान मिलेगा। मतलब सब लोग 5-5 लाख रुपए के भुगतान के वहां पे एलिजिबल है। मतलब उससे, लेकिन ये है कि अगर एक ही नाम पे खाता है और उसमें पैसा अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उसको 5 ही मिलेगा, और 5 से कम है जैसे मान लीजिए 2 लाख है तो उसको 2 लाख रुपए ही मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई एक ही बैंक में एक ही शख्स को लेकर के। लेकिन अगर एक ही शख्स अलग अलग बैंकों में, अलग अलग, चाहे वो SBI हो या फिर HDFC हो, अलग बैंकों का भी नाम लिया जा सकता है, कोई भी बैंक हो, तो अलग अलग बैंकों में अगर एक ही शख्स खाता खोलता है तब क्या स्थिति बनती है? नहीं बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही भी है और ये समझदारी भी है इसमें कि अगर आप अलग अलग बैंकों में आपके खाते हैं तो आप ये देखिए कि हर बैंक के खाते का अलग से इंश्योरेंस होता है। मतलब हर बैंक का अलग इंश्योरेंस है। जो भी ये संस्था है जो DICGC है, इसमें हर बैंक का अलग इंश्योरेंस होता है जमा राशि का। तो अगर ABC 3 बैंक है तो अगर 3 में आपके अकाउंट है तो आपको तीनों से 5-5 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपके तीनों खातों में, तीन बैंक के अलग अलग खातों में अगर आपके 5-5 लाख रुपए जमा है तो जब आप क्लेम करेंगे तो आपको 5-5-5 यानी 15 लाख रुपए मिलेगा।
अगर 5 से कम है तो उतना ही मिलेगा। मान लीजिए अगर तीनों में आपको मिला के एक में 1.5 लाख रुपए है, दूसरे में 2 लाख रुपए है और तीसरे में 1.5 लाख रुपए है, तो आपको कुल कितना हुआ? 1.5 और 2 5 लाख रुपए। तो तीनों मिला के आपको 5 लाख मिलेगा। लेकिन अगर तीनों बैंक में मिला के, मान लीजिए एक में आपको 7 लाख था, एक में आपको 8 लाख था, एक में आपको 5 लाख था, तो हुआ कितना? 20 लाख रुपए। लेकिन आपको इस केस में 15 ही मिलेगा, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम जो क्लेम की राशि है वो है 5 लाख प्रति बैंक अकाउंट। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है हमारे दर्शकों को। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से स्पष्ट करें, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया और करंट अकाउंट हो गया, एक ही अकाउंट होल्डर है वो, और ये बहुत कॉमन है क्योंकि अकाउंट भी जहाँ होता है वहाँ हम अपना फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, अक्सर ये होता है। ऐसे में क्या इन्हें एक में ही काउंट किया जाएगा? क्या इस पर क्या जानकारी? देखिए, मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई करता हूं। ये बिल्कुल यही होता है कि जहां पे भी हमारा सेविंग अकाउंट होता है वहीं पे ज्यादातर हम अपना एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट और जो आपका जो सेविंग अकाउंट है, उन जब ये दावे का निपटारा होता है, मतलब जब बैंक अगर डिफॉल्ट करता है और जब दावे का निपटान होगा, तो दोनों को मिला के एक ही माना जाता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि हमारे सेविंग में है 3 लाख रुपए और हमारे फिक्स डिपॉजिट में है 5 लाख रुपए, तो हुए कितने? 8 लाख रुपए। तो जब आप क्लेम करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको 5 लाख रुपए। और अगर मान लीजिए सेविंग में हमारा 1 लाख और 2 लाख एफडी में है, तो कितने हुए? 3 लाख। तो उस केस में 3 लाख ही मिलेगा। हाँ, दर्शकों को देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये हम लोग ये जानकारी के लिए सबको बता रहे हैं कि ऐसा नियम है, लेकिन इससे कोई डरे ना कि उसके पैसे असुरक्षित है। तो पैसा जहां पे है वो सेफ है। और क्या है कि देखिए, इसमें रिजर्व बैंक सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक को कौन कंट्रोल करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये सब सरकारी देखरेख में है, तो पैसे आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है, जैसे अब कुछ साल पहले की बात है, एक बैंक था जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था। तो उसमें देखा गया है कि बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई। जो बैंक एकदम से डिफॉल्ट कर गया, उसमें पैसे लोगों को वापस लेने के लिए लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़े। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत पैसे नहीं मिले हैं, पूरे पैसे नहीं मिले हैं। लेकिन जितनी भी बड़ी बैंकें, सरकारी बैंकें हैं या फिर प्राइवेट भी जो बड़ी बैंकें हैं, इनमें देखा गया कि इस तरह की कोई चीजें नहीं आती हैं। देखिए, अगर बैंक डिफॉल्ट करता है, अगर कोई बड़ी बैंक डिफॉल्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। और देखिए, ये जो भी है, जो हम आप या जो लोग भी है, जो आम जनता हो, ये मान के चलती है कि ये सब चीजें सरकार के कंट्रोल में रहती है। तो सरकार भी बैंकों को डिफॉल्ट होने से बचाती है, और सरकार भी नहीं चाहती, चाहे कोई भी सरकार हो, कि बैंक डिफॉल्ट हो। क्योंकि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट होता है और एक बड़ी जनसंख्या को, एक बड़ी आबादी को अगर ये इसका मान लीजिए इसका उठाना पड़ता है, इसका नुकसान उठाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो, XYZ कोई भी सरकार हो, उसका इसको मतलब राजनीतिक उसको इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि कोई बैंक डिफॉल्ट हो। बिल्कुल, यानी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। बावजूद इसके सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है आरबीआई के और उसके बाद सरकार के, और उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये तो बात हो गई, और ये हमारे दर्शक जो हैं जानकारी के साथ साथ वो ये बिल्कुल नहीं भूले कि उनका धन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक हर एक जानकारी को पहुंचाना है, जिसके मुताबिक आप खुद को तैयार रख सके और बेहतर से बेहतर कदम उठा सके। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी खाता धारक का बैंक में 5 लाख से थोड़ा भी ऊपर अमाउंट है, और आपने जैसे कि जानकारी दी कि ऐसा होने पर 5 लाख तक का भुगतान होता है बैंक की ओर से, क्या कुछ ऐसे नियम भी हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें पैसे कटने की संभावना बनती हो भुगतान के दौरान? देखिए, इसमें पैसा, देखिए 5 लाख रुपए तक तो कोई भी आपको कटना नहीं है। पैसा तो उसी कंडीशन में कट रहा है क्योंकि जो ये निगम है, जो DICGC जो निगम है, वे इसके यहाँ से आपको 5 लाख का ही भुगतान होगा। मतलब जो आपकी जो बैंक में जो जमा धनराशि है, उस पे केवल 5 लाख ही आपको मिलेगा, इसकी गारंटी ये निगम दे रहा है जी। तो अगर 5 लाख से ऊपर जितनी भी रकम है, अगर 5 लाख से ऊपर मान लीजिए किसी का 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख रुपए, तो 5 से ऊपर जितनी भी रकम है वो रकम तो कट के ही मिलनी है। मतलब आप मैक्सिमम 5 मिलेगा, और जो नीचे में अगर आए, अगर 5 से कम है तो वो उतना ही मिलेगा। किसी का 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा उसको। जी जी,
जिस तरीके से आपने अभी पीएमपी का भी एक उदाहरण दिया था कि अभी भी कुछ लोगों को पैसे नहीं मिल पाए हैं, ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों की ओर से कि आखिर ये जो निपटारा है ऐसी स्थिति होने पर, इसको लेकर के कुछ समय सीमा है, क्या प्रोसेस है, कितना इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, जब भी इस तरह की न्यूज आती है, जो अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो ये निगम के तरफ से, जो DICGC जो निगम है, जो कॉरपोरेशन है, इसके तरफ से सूचनाएं अखबार के माध्यम से या टेलीविजन या जो भी माध्यम होते हैं उस माध्यम से या उनके वेबसाइट पे ये सूचनाएं दी जाती हैं। और इसमें एक डेट फिक्स किया जाता है कि आप इस डेट के अंदर आप अपना दावा वहां पे जो क्लेम अपना लॉन्च करिए। और क्लेम लॉन्च करने के ये मतलब ये निगम ये दावा करती है कि हम क्लेम लॉन्च करने के 2 महीने के अंदर हम ये पैसों का भुगतान मतलब क्लेम का निपटारा हम कर देते हैं। और साथ में लेकिन ये भी चीज है, अगर ये तो इनके दावे हुए, अगर किसी को ये लगता है कि उसको 2 महीने के अंदर उसके पैसे नहीं मिले या नहीं मिल रहे हैं, उसमें कोई तकलीफें हो रही हैं, तो वो RBI में इनकी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग बॉडी है, जो DICGC जो कॉरपोरेशन है, इसका जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो RBI ही है। तो अगर इसमें मान लीजिए किसी को भी कहीं पे कोई तकलीफ हो रही है तो इसका कंप्लेन वो RBI में कर सकता है। तो बैंक के जरिए मास मीडिया के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी दी जाती है कि आप क्लेम कर सकते हैं। क्या इंडिविजुअल खाता धारकों को भी इसके बारे में जानकारी देने का कोई तरीका नहीं है? देखिए, बैंक्स तो देखिए, अगर हम या आप कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो बैंक तो अपने तरफ से नहीं बताता है कि इस तरह के नियम हैं। लेकिन देखिए, एक हम लोग ये भी शो करने का एक और ये भी रीजन है कि लोगों को पता चले कि इस तरह के भी नियम हैं। हालांकि जो DICGC जो इनकी जो वेबसाइट है, इनके आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें पूरी तरह से वहां पे डिटेल्स में जानकारी है कि आपको कितने पैसे की गारंटी लेता है ये निगम, और आपको कब भुगतान मिलेगा, क्या क्या है, या पहले कौन कौन से बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं। हाँ, देखिए, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बैंक पहले डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन छोटे छोटे बैंक जो या फिर कोऑपरेटिव बैंक हो गए, इस तरह के काफी बैंक्स डिफॉल्ट किए हुए हैं। और वहां पे इनके जो भी जमा राशि जो भी यहाँ पे खाता धारकों की जो थी, तो नियम के हिसाब से उनको ये पैसा मिला है। अब जैसे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये मतलब अभी कुछ महीने पहले तक जो अभी हम 5 लाख रुपए की बात करें, वो रकम वहां पे 1 लाख रुपए ही सुरक्षित था। तो सरकार ने कम से कम एक कदम उठाया और 1 लाख को 5 लाख कर दिया। हालांकि जैसे जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी डेटा की हम लोगों ने भी चर्चा करी, उस डेटा के हिसाब से हम देखते हैं कि जो जमा धनराशि है, अगर पैसों के मामले में देखें तो जो जमा धनराशि है वो तकरीबन मतलब आधी जो जमा राशि है वो पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, मतलब अंशतः सुरक्षित है। बिल्कुल, तो पूर्णतः नहीं है लेकिन आंशिक सुरक्षित है और इसको और बढ़ाया गया है। लेकिन इसके बावजूद लगातार आपसे यही कहेंगे कि आपका धन पूरी तरह से सुरक्षित है। चलते चलते क्या टिप्स आप खाता धारकों को देना चाहेंगे? समय समय पर किस तरीके से नजर रखने की जरूरत है, या क्या ऐसा आदतें हैं जिन्हें शुमार करके अपने खाते को और भी सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, तो इसमें टिप्स तो यही है कि एक तो ये है कि सबको ये नियम जानना चाहिए। अभी तो क्या है कि अगर हमें ये नियम पता नहीं था तो हम तो मान के चलते थे पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि पैसा अभी भी आपका सुरक्षित ही है जब तक बैंक डिफॉल्ट नहीं करता, लेकिन ये उस कंडीशन में है कि जब बैंक डिफॉल्ट करता हुआ, तो अगर आपको नियम की जानकारी रहेगी तो आप एक जगह पे बहुत सारे पैसे नहीं रखेंगे, एक अकाउंट में नहीं रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, अगर किसी के पास 20 लाख रुपए है तो एक ही अकाउंट में ना रख के वो अलग अलग बैंकों के अलग अलग अकाउंट में रख सकता है। या फिर अगर मान लीजिए उसको एक ही बैंक में रखना है तो अपने अलग अलग फैमिली मेंबर के नाम से अलग अलग अकाउंट वो खोल सकता है और उसमें रख सकता है। अगर 5-5 लाख रुपए 4 लोगों में रखता है तो उसका पूरा 20 लाख रुपए सुरक्षित है। लेकिन अगर वो वही अगर अपने एक जगह ही रखता है 20 लाख रुपए तो उसको 5 लाख रुपए सुरक्षित है उसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पैसे बचाना बहुत अच्छी आदत है, पैसों को सही जगह पर जमा करना और भी अच्छी आदत है, और कौन कौन सी आदतों में आप अपनी इजाफा करके अपने धन को और भी सुरक्षित कर सकते हैं, ये हमने आज मनी वाले में जाना। आज के एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।